Hello friends, let's start with the topic motion of class 9th. क्लास 9th में फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा वो मोशन से स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, इसको एक और नाम से जाना जाता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। बेटा ये वो पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी क्या स्टेट है, वो किस कंडीशन में है, वो रेस्ट में है या मोशन में है। ये सारी चीजें जिस जगह से ऑब्जर्व की जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन में देखने के लिए बेटा दो पैरामीटर्स देखने हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है जिसके बेस पे हम जनरली चीजों को देखते हैं वो होता है हमारा टाइम, और दूसरा जो पैरामीटर आप जनरली छोटे मोशंस के लिए देखते हो उसे हम कहते हैं बेटा सराउंडिंग। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर इस मार्कर की बात की जाए कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो डेफिनेटली बेटा हम इसे यहां से देख रहे हैं तो ये हमें किस में दिखेगा, रेस्ट में। कोई प्लांट है, कोई ट्री है, अगर हम उसे देख रहे हो तो वो किस में दिखेगा, रेस्ट में। लेकिन अगर हम कहीं मूव कर रहे हो तो वो हमें किस में दिखाई देगा, स्टेट ऑफ मोशन में। डेफिनेटली ये चीज सराउंडिंग की मदद से ही हम बता पाते हैं। तो अगर कोई बहुत छोटा सा मूवमेंट हो या जिसके लिए टाइम के पैरामीटर को देखना पॉसिबल ना हो, तो वहां पे हम सराउंडिंग के पैरामीटर की मदद से उन चीजों को रेस्ट या मोशन में डिफाइन करते हैं। इसकी मदद से आप एक चीज और इसमें देखोगे बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रोड पे ट्रैवल कर रहे हो बाय मीन्स ऑफ अ बाइक और बाय मीन्स ऑफ अ कार, वो वहां पे आप कोई प्लांट देखते हैं और वो प्लांट हमें दिखाई देता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बहुत जेन्युइन सी चीज है। कोई अगर वहां पे खड़ा होकर के उस प्लांट को देख रहा होगा तो उसे वो दिखाई देगा इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जब हम कार से मूव कर रहे हैं तो वो हमें दिखाई देगा इन द स्टेट ऑफ मोशन। वो बैकवर्ड मोशन कर रहा होगा। ये बाय मीन्स ऑफ हम सराउंडिंग बता पाते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बेस पे हम दो तरीके से मोशन या स्टेट्स को डिफाइन करते हैं कि बॉडी किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर मोशन में। दो पैरामीटर्स में हम इसे डिफाइन करेंगे, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट की, तो कैसे आप डिफाइन करोगे स्टेट ऑफ रेस्ट को। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो इन द विद द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड टाइम, तो वो किस में हो जाएगा बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट में। और अगर वो अपनी पोजीशन को बदल रहा हो विद द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड द टाइम, तो वो किस में हो जाएगा बेटा, इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम यहां पे समझना चाहें कि बेटा मोशन के बेसिक्स पे जाने से पहले इसकी थोड़ी सी और चीजें समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पे हमें एक टर्म पढ़ना है जिसको कहा जाता है क्वांटिटी। अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं तो सिंपली क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें, दैट इज नोन एज क्वांटिटी। और क्वांटिटी के बेस पे हम फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हैं विच इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करें। फिजिक्स में जो लॉज हैं या जो टर्म्स हैं, अगर उनको कोई भी क्वांटिटी फॉलो करती है तो हम उसे कह देते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये तीन तरीके की होती है। सबसे पहली स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर, और तीसरी है टेंसर।
इन तीनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा? एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर एक टर्म है बेटा, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसके बारे में आप डीपली पढ़ोगे क्लास 11th में। जब हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका दूसरा है, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका दूसरा है, उन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जनरली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ और लॉज देखने होते हैं, ठीक है ना। ऐड करने के लिए कुछ और चीज़ें करनी होती हैं जिसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये चीज़ें हम करते हैं। अब इन तीनों की मदद से हम इन तीनों क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप सभी लोग जानते हो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कोई फोर्स है दैट इज ऑफ 10 न्यूटन, तो बेटा इसको हम ब्रेकआउट करते हैं 10 इंटू 1 न्यूटन। यहाँ पे ये जो 1 न्यूटन है ये कहलाती यूनिट, और ये जो 10 है इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड वो नंबर है जो किसी यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें केवल और केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और ये वेक्टर लॉज को भी फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है। टेंसर क्वांटिटी में बेटा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। अब सिंपल वे में डिफरेंस समझते हैं। ये तो आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है कि अगर स्केलर क्वांटिटी हमें डिफाइन करनी है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सर द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड दे डू नॉट हैव डायरेक्शन एंड दे डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर, वो कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में the quantities which have magnitude as well as direction and they follow the laws of vector algebra or also are known as vectors. Or tensor quantities, the quantities which have magnitude as well as direction but they do not follow the laws of vector algebra, तो उसे हम कह देंगे टेंसर क्वांटिटी। अब सिंपली इन तीनों चीज़ों को अगर हम समझें, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आप घर से निकलिए और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करिए। अब मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिधर चाहो उस तरफ ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? मैग्नीट्यूड। लेट्स से दिस, मैंने आपसे कहा 5 किलोमीटर, तो ये एक सिंपल इस तरीके से वैल्यू अगर लिखी हुई है तो वो क्या कहलाएगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि घर से निकलिए और 5 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करिए, या फिर आप अपने स्कूल के डायरेक्शन में मूव करो, या किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के डायरेक्शन में मूव करो, तो वो एक डायरेक्शन हो जाएगा कि आपको पर्टिकुलरली एक रोड को फॉलो करना है, एक डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे कहूँ 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या ये बात क्लियर है? अब टेंसर क्वांटिटी का रोल थोड़ा बहुत सा आप 10th में पढ़ोगे। अभी टेंसर क्वांटिटी के बारे में हम नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा, अभी रहने देते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करेंगे। थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए या 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए, देन आप टर्न हो गए नॉर्थ के डायरेक्शन में और आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल की 4 किलोमीटर्स की, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा वेक्टर के टर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो आप बेटा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और 3 और 4 का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 5, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी 5 किलोमीटर्स। ये हम निकालते हैं बाय मीन्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने पढ़ा है h² = p² + b²।
ठीक है, ये एक लॉ है वेक्टर का, जिसे हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ में हम इस तरीके से करते हैं, पाइथागोरस को यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि टेंसर का क्या मतलब है, टेंसर कैसी क्वांटिटी होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पर 3 एम्पियर की करंट इस तरफ से आती है और 4 एम्पियर की करंट इस तरफ से आ रही है। अब मैं कहूँ कि सर यहाँ से एक वायर मैंने ऐड कर दिया और सिंपली आपसे पूछूं कि यहाँ से टोटल करंट कितनी आ रही होगी, तो हम सिंपली कह देंगे कि सर यहाँ पे होगी 7 एम्पियर की करंट। तो इसको ऐड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज नहीं किया था, पैरेललोग्राम लॉ का यूज नहीं किया है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, टेंसर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। इस पूरे मोशन चैप्टर में हमें कंप्लीटली कैसे पढ़ना है, पूरे के पूरे चैप्टर को अगर मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूं तो हमें एक तो बेटा स्केलर के टर्म्स में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्केलर में, सबसे पहली चीज जो आप पढ़ोगे दैट विल बी डिस्टेंस, और दूसरी जो इसका जो वेक्टर फॉर्म हम पढ़ेंगे दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। डन। अगर हम बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड में हमें यहां पे पढ़ना है बेटा स्पीड, और वेक्टर फॉर्म होता है स्पीड का वेलोसिटी। थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा एवरेज स्पीड, और यहां पे पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, and then equations of motion. ये तीनों चीजें केवल और केवल वेक्टर फॉर्म में ही हैं, इसको हम स्केलर फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। हालांकि क्लास 9th में हम इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट मान लेते हैं। ये क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये धीरे धीरे हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहली चीज डिस्टेंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पाथ लेंथ, डिस्टेंस और पाथ लेंथ। क्या होती है डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ? मान लीजिए बेटा 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब मुझे ए से बी तक ट्रैवल करना है, तो इसके कई रास्ते हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मैं स्ट्रेट चला जाऊं, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि मैं सर सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर लूं, इस तरह से मूव करूं। तीसरा, नहीं सर मेरा मन है घूम घूम के जाने का, मैं कुछ इस तरह से घूम फिर के जाऊं। कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब जिस रास्ते पे आप चलोगे, अगर आप ये पाथ 1, 2 और ये पाथ 3, अब मैं किसी भी रास्ते पे चलूं, जिस रास्ते पर चलूंगा उसकी जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। अगर मैं इससे जाता हूं तो एक थ्रेड आप लीजिए यहां से यहां तक, उसको इस तरीके से स्प्रेड कर दें और उसकी लेंथ को मेजर कर दें, दैट विल बी नोन एज डिस्टेंस और पाथ लेंथ। अगर मैं इस पे चलता हूं तो थ्रेड आप इस पे रख दो और इसकी लेंथ को मेजर कर लो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। अब इसी के टर्म में इसका जो जस्ट अपोजिट टर्म है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इसकी डेफिनेशन है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जहां से हमने मोशन स्टार्ट किया था, और ये फाइनल पोजीशन है जहां पे हमने मोशन एंड किया है। अब
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटी दूरी है दैट इज द पाथ 2। सेकंड जो पाथ है वो सबसे छोटी दूरी है। अगर मैं इसकी लेंथ को मेजर कर लूं तो यही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? अब बात करते हैं हम सेकंड कि बेटा मान लो मैं कह देता कि सर मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है 5 किलोमीटर की टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कह दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देन अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि क्या डिफरेंस होता है। ये आप लोगों को पेपर में लिखने के लिए भी आता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब हमें इसमें डिफरेंस लिखना है तो एक तो आप क्लास 8th तक बचपन में जैसे डिफरेंस लिखते थे लिखते चले जाएं सर, लाइन बाय लाइन पॉइंट्स बना के उसको लिख दें। एक थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको डिफरेंसेस कहीं पे लिखने हैं तो उसको 2 कॉलम्स की जगह 3 कॉलम्स में इंक्लूड करिए। एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब अगर हम इसके बेस पे डिफाइन करें, यहाँ से समझना चाहें तो सबसे पहला जो बेसिस होगा या जो सबसे पहला टर्म होगा जिसके बेस पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे दैट इज डेफिनेशन। इन दोनों की डेफिनेशंस के बेस पे, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस या फिर इसी को कहा जाता है पाथ लेंथ। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ by which object is traveling। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of the path। देन सेकंड हम क्या कह सकते हैं बेटा कि क्वांटिटीज के बेस पे, तो हमारी जो डिस्टेंस है बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब दोनों की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो दोनों लेंथ है, तो ये दोनों की सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं हम, सिमिलैरिटी भी है बेटा। एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर, या फिर सीजीएस में करें तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली इसे भी हम मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें कि रेशियो, या पहले समझ लेते हैं वैल्यू। वैल्यू के बेस पे अगर मैं कहूं बेटा कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती,
क्यों? यानी अगर आपने मूव नहीं किया तो ही आपकी डिस्टेंस 0 होगी। अगर आप मूव कर रहे हो तो आपकी डिस्टेंस 0 कभी नहीं होगी। सपोज दैट कि आपने यहाँ से मूव किया और यहाँ तक गए, फिर से वापस आ गए। अब आपकी जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगी? अगर ये लेंथ L है तो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी L प्लस L यानी 2L। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। इन दैट केस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 भी हो सकता है। तो हम वैल्यू में कह सकते हैं कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0। हमेशा जो इसमें वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी 0। ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एंड निगेटिव भी हो सकती है। अगर आप आगे ज़्यादा गए, आगे कम गए हैं और रिटर्न में पीछे ज़्यादा चले गए इनिशियल पॉइंट से, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसे हो जाएगी बेटा? निगेटिव। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेशियो की, अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो मान लीजिए डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना। ठीक है, और यहां पे रेशियो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। सपोज दैट कि आप इस पाथ पे चले हो और सेम यही रास्ता आपने फॉलो किया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। इन दैट केस जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। इस कंडीशन में कि अगर आप जिस रास्ते पे चले हो वही सबसे छोटा रास्ता भी है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। इन दैट केस इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लेकिन अगर जनरल वे में हम देखें तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो अगर आप किसी भी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो देखें तो इसकी वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 1 हो सकती है। अगर दोनों इक्वल हैं, इन दैट केस इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 हो जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है और डिस्टेंस बड़ा होगा, जनरल वेज में हमेशा यही चीज होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होगा और डिस्टेंस जो है वो बड़ी होगी। तो इस कंडीशन में बेटा ये हमेशा 1 से छोटा आएगा। क्लियर है?